हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय कौशल। तो आज हम जैसे कि हिंदी वर्णमाला की सेकंड क्लास जो कि क्या होगी एमसीक्यू बेस पर होगी, उसमें क्या करेंगे हम शुभारंभ करेंगे। जो आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस मतलब क्या पुलिस के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। उसके अलावा जो भी आपके यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या यूपी ऑपरेटर के लिए क्लास क्या रहेगी, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, वर्णमाला। दूसरा दिया गया है सर्वनाम। तीसरा दिया गया है अक्षर और चौथा दिया गया है क्रिया। तो जैसे कि पता होगा कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। कहने का मतलब क्या होता है, वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम के समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शब्द की छोटी इकाई क्या कहलाती है। हम बात करते हैं कि शब्द की छोटी इकाई क्या कहलाती है। ये आपके यूपी कांस्टेबल मतलब यूपीपी में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि सबसे छोटी इकाई क्या स्वर होती है, वर्ण होती है, व्यंजन होती है, क्या होती है, अयोगवाह होती है। तो हम बात करेंगे शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। क्या होती है, वर्ण होती है। हम बात करते हैं शब्द किसे कहते हैं। शब्द, अगर शब्द की बात करेंगे तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को सार्थक इकाई को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। कि भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक का मतलब क्या होता है, जिसका कोई अर्थ निकले, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द की अगर बात करोगे तो भाषा की सबसे क्या होती है, छोटी इकाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्णों में स्पर्श वर्ण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। कहने का मतलब क्या होगा, जो हमारा हिंदी वर्णमाला होता है, क्या हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं। पहला ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, 25 होते हैं, 30 होते हैं, 20 होते हैं कि 35 होते हैं। तो आपको पता होगा हिंदी वर्णमाला में स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। का से लेकर भा तक, क्या का से भा तक इन वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, वर्गीय वर्ण कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, उदित वर्ण। क्या कहते हैं, उदित वर्ण। इनकी अगर संख्या की हम बात करेंगे तो संख्या कितनी होती है, 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है। कहने का मतलब क्या होता है, जो पांचों वर्ग के पाँच वर्ण मिलाकर इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, अक्षर। दूसरा क्या दिया गया है, स्वर। तीसरा क्या दिया गया है, व्यंजन। और चौथा क्या दिया गया है, अनुस्वार। कि एक से अधिक वर्ण, कहने का मतलब क्या होगा, कोई जब एक वर्ण हो और दूसरा कोई वर्ण हो, ये मिलकर क्या कहलाते हैं, तो ये मिलकर क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या होगा, एक से अधिक वर्ण मिलकर क्या बनते हैं, अक्षर। अक्षर की अगर बात करोगे तो क्या होता है, एक से अधिक वर्ण को ही क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। आपको ये बताना है कि हमारे हिंदी वर्णमाला में कितना, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर पहला दिया गया 32, 33, बी क्या दिया 34, सी क्या दिया गया 33 और डी क्या दिया गया है 36। तो सही यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। इस 33 में अगर बात करेंगे का से लेकर भा तक,
ये 25 क्या होते हैं? वर्गीय व्यंजन होते हैं। बाकी 4 क्या होते हैं? अंतस्थ। क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इन्हें हम या, रा, ला और वा, इन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं। 4 हमारे पास और होते हैं ओष्ठ, तीनों सा और हा। तो इनको मिला के 25 प्लस 4 प्लस 4 मिला के कितने होते हैं? ये 33 होते हैं। इस तरह से हिंदी वर्णमाला में अगर व्यंजनों की कुल संख्या की हम बात करेंगे कितनी होगी आपकी? 33 होगी। क्या होगी? 33 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? कहने का मतलब क्या होता है कि अर्थ के आधार पर, क्या अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन आपको क्या दिया गया है? पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? शब्द कहते हैं, वर्ण कहते हैं, अर्थ कहते हैं कि मात्रा कहते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की अगर हम बात करेंगे तो क्या होती है? शब्द होती है। कि अर्थ के आधार पर ये भाषा की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होती है? ये भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई होती है। क्या होती है? भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई। कहने का मतलब जिसके आप टुकड़े ना कर सको, जिसका कोई अर्थ ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। शब्द का क्या होता है? शब्द का क्या होता है? अर्थ होता है। और वर्णों के सार्थक योग से, क्या वर्णों के सार्थक योग से क्या बनता है? वर्णों के सार्थक योग से क्या बनता है? शब्द बनता है। और ये शब्द क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी क्या होती है? सार्थक इकाई होती है। क्या होती है? सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ऑप्शन आपको क्या दिया गया है? पहला ऑप्शन छोटी ई, दूसरा क्या दिया गया है? बड़ी ई, उसके अलावा क्या दिया गया? ए दिया गया है, फिर क्या दिया गया है? ऐ दिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर होते कितने हैं? वैसे तो हम दीर्घ स्वर की बात करेंगे 7 होते हैं। क्या होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई और आपका बड़ा ऊ। फिर क्या होता है आपका? ए, ऐ, ओ और औ। ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। इस तरह से इसमें देखेंगे हमें मिल क्या रहा? सही क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, बड़ी ई। क्या होगा? बड़ी ई। क्योंकि यहाँ पे अगर इसकी बात करेंगे, ये क्या होता है आपका? संयुक्त स्वर। ये क्या होता है? संयुक्त स्वर। ये भी क्या है आपका? संयुक्त स्वर। इस तीनों को हम क्या कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर। क्या होता है ये? मूल दीर्घ स्वर। कहने का मतलब अगर हम इसकी बात करेंगे, ये 3 क्या होते हैं? आपके मूल दीर्घ स्वर होते हैं। और ये चारों क्या होते हैं? आपके ए, ऐ, ओ और ये क्या होता है? संयुक्त स्वर। क्या होता है? संयुक्त स्वर। कहने का मतलब क्या होता है? दीर्घ स्वर को भी क्या होता है? 2 भागों में बांट देते हैं। एक क्या होता है आपका? मूल दीर्घ स्वर होता है, दूसरा क्या होता है? संयुक्त स्वर। दोनों को मिला के क्या कहते हैं? हम मूल स्वर कहते हैं। लेकिन मूल स्वर के भी क्या होते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? बातें क्या कर रहा है क्वेश्चन कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? अनुस्वार, अनुनासिक, हस्त और फ्लुप्त। तो यहाँ पे सही आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कि दीर्घ स्वर से अधिक समय किसमें लगता है? तो फ्लुप्त में लगता है। किस में लगता है? फ्लुप्त लिखना। कहने का मतलब क्या होता है? फ्लुप्त स्वर क्या होते हैं? जैसे मैंने क्या लिख दिया? ओम लिख दिया। ये क्या है? फ्लुप्त स्वर है। मात्रा के आधार पर अगर हम बात करेंगे, मात्रा के आधार पर क्या? मात्रा के आधार पर स्वर के क्या होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक क्या होता है? हस्त स्वर, दूसरा क्या होता है? दीर्घ स्वर और एक क्या होता है? फ्लुप्त स्वर।
क्या होते हैं, प्रोस्वर। इनकी संख्या की अगर बात करेंगे 4 होता है, इनकी क्या होती है 7 होती हैं, इनकी कोई संख्या फिक्स नहीं है। तो इन्हें तो दीर्घ स्वर से अधिक समय किसमें लगता है, प्लुप्त में लगता है। किसमें लगता है, प्लुप्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। कहने का मतलब क्या होता है, जब हम स्वर का क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण क्या होता है, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद स्वर का भेद नहीं माना जाता है। पहला ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर और विवृत स्वर। क्या भैया, विवृत स्वर। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कि जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे अगर हम स्वर की बात करेंगे कितने भेद होते हैं, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, क्या क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। एक क्या होता है आपका अग्रस्वर, क्या अग्रस्वर, दूसरा क्या होता है मध्य स्वर, और एक क्या होता है आपका, ये क्या होता है आपका पश्च स्वर। क्या होता है पश्च स्वर। तो जिसमें जीभ का क्या हो, अगला भाग सक्रिय हो, क्या हो, जीभ का अगला भाग सक्रिय हो, उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। जिसमें मध्य स्वर हो उन्हें क्या कहते हैं हम मध्य स्वर कहते हैं। जिसमें जीभ का क्या हो, पिछला भाग सक्रिय हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। यहाँ से इस तरह से सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है, ये मुख खुलने के आधार पर, क्या मुख खुलने के आधार पर ये क्या है, स्वर का भेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है, तो आपको बताना है क्या है, कि पश्च है, साथ में क्या है विवृत है, अग्र है, समृत है, अग्र है, विवृत है, और पश्च है कि समृत है। जैसे कि उ की बात करेंगे, क्या बड़ा उ, तो ये क्या होगा, जिह्वा के आधार पे ये क्या होता है, अग्र होता है, क्या होता है अग्रस्वर होता है। और ये मुखाकृत के आधार पर, क्या बात करेंगे हम, कि मुखाकृत के आधार पर ये क्या होता है, समृत होता है। क्या होता है, समृत होता है। क्या होता है, समृत। कहने का मतलब सही ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कि मुख खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक क्या होता है आपका समृत स्वर, फिर क्या होता है अर्धसमृत स्वर, फिर क्या होता है विवृत, और एक क्या होता है आपका अर्धविवृत। तो ये क्या होते हैं, मुखाकृत के आधार पर, किसके, मुखाकृत के आधार पर स्वर के भेद होते हैं। तो इस तरह से सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कि बड़ा उ किस प्रकार का स्वर है, पश्च है, और साथ में क्या है आपका समृत स्वर है। चलिए हम कुछ अन्य बातें एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं हिंदी के बारे में। जैसे अगर कोई कहे कि आकारांत वर्ण या आकारांत शब्द किसे कहते हैं, या आकारांत वर्ण किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं, आकारांत। जैसे मैं क्या लिखता हूँ, कमल, क्या लिखता हूँ, कमल, तो ये जो शब्द है ये कैसा शब्द कहलाएगा आपका, आकारांत। तो आकारांत वर्ण किसे कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में क्या आए, छोटा आए, उन्हें क्या कहते हैं, आकारांत कहते हैं। और जिनके अंत में क्या आए, बड़ा आए, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम आकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं, आकारांत कहते हैं। बातें समझ में आई कि आकारांत किसे कहते हैं, जिन
शब्दों के अंत में क्या आए, छोटा आए, छोटा आए उन्हें आकारांत, बड़ा आएगा तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, आकारांत। जैसे आकारांत में बात करोगे तो इस कमल को हम क्या कर देते हैं, कमला, तो अंत में इसके क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका आकारांत। फिर बात करते हैं कि इकारांत किसे कहते हैं, क्या इकारांत, कि जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में क्या छोटी ई आए, क्या आए, छोटी ई आए, उन्हें हम इकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं, इकारांत। कहने का मतलब क्या होगा, किसी शब्द के अंत में यदि छोटी ई आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इकारांत कहते हैं। यदि बड़ी ई आएगा, क्या आएगा, बड़ी ई, तो उसे हम क्या कहते हैं, इकारांत कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, इकारांत। उसे क्या कहते हैं हम, इकारांत। चलिए इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से अर्ध विवृत स्वर है, निम्नलिखित में से अर्ध विवृत स्वर है। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विवृत स्वर है। कहने का मतलब क्या होगा, मुख खुलने के आधार पर, क्या मुख खुलने के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विवृत स्वर है, इसको आप क्या करेंगे, घर से आंसर करके लेके आएंगे। क्या करेंगे, इसका आंसर आप क्या करेंगे, HW है ये, या तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, नहीं तो क्या होगा, कल की क्लास में इसका हम आंसर आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त स्वर नहीं है, कि दिए गए में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, क्या संयुक्त स्वर नहीं है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, ए, ऐ, उ, ओ। तो आपको चारों में से ये बताना है कि कौन सा स्वर, कौन सा स्वर संयुक्त स्वर नहीं है। जैसे ए की बात करेंगे तो ये क्या होता है, आधन ई से मिलके क्या बनता है, ए बनता है। फिर आ धन ए से मिलके क्या बनता है, आय बनता है, क्या बनता है, ए बनता है। अगर बात करेंगे आ धन उ से मिलके क्या बनता है, ओ बनता है। इस तरह से बात करेंगे। यदि नहीं दिया गया है तो सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, उ। उ क्या है आपका, ये मूल दीर्घ स्वर है। क्या है, मूल दीर्घ स्वर। अगर संयुक्त स्वर की हम बात करेंगे कि कौन कौन से होते हैं, ए, ऐ, ओ और औ, इन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। इसलिए आपका यहाँ सही आंसर क्या होगा आपका, कि बड़ा ऊ क्या है आपका, ये मूल दीर्घ स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। आपको क्या बताना है कि दिए गए में से कौन सा वर्ण स्वर क्या है, कंठ तालव्य है। जैसे छोटी ई, पहला ऑप्शन क्या है, छोटी ई, फिर क्या है, बड़ा आ, ओ और ओ। जैसे छोटी ई के कहने का मतलब क्या होगा कि उच्चारण की दृष्टि से, क्या उच्चारण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा क्या भैया कंठ तालव्य और नहीं है। ई की बात करोगे तो ई क्या हो, उच्चारण क्या होता है इसका, तालु होता है। क्या होता है, तालु। अगर आ की बात करोगे तो आ क्या होता है आपका, कंठ होता है। क्या होता है, कंठ। अगर ओ की बात करोगे तो ओ क्या होता है, आ धन उ, आ धन उ से मिलका है। तो आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। उ का क्या होता है, ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो ये भी क्या होगा, इसका जो उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। तो सही आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ए, क्योंकि ये क्या होता है, आ धन ई। तो आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ई का क्या होता है, तालु होता है। तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, कंठ तालव्य। क्या बनेंगे, कंठ तालव्य। इस तरह से हम बात करेंगे। सही आंसर आपका क्या होगा,
ऑप्शन नंबर डी ए क्या है इसमें से कंठ तालव्य वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु है। ऑप्शन नंबर पहला क्या दिया गया है, हा, फिर क्या दिया गया है छा, फिर क्या दिया गया है ओ, और फिर क्या दिया गया है ए। आपको बताना है कि उच्चारण की दृष्टि से कौन सा कंठ तालु वर्ण है। क्या है, कंठ तालु है। तो यहाँ पे पिछले में मैंने व्याख्या क्या किया कि ये क्या होता है, आ धन ए से मिलके बनता है। तो आ का क्या होता है, कंठ होता है, ए का क्या होता है आपका तालु होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या होता है, कंठ होता है। छा का क्या होता है, तालु होता है। ओ का क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि कंठ तालु वर्ण, अगर कंठ तालु वर्ण की बात करोगे कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या होता है, इसका ओष्ठ होता है, इसका क्या होता है, ओष्ठ होता है, और इसका क्या होता है, कंठ होता है। क्या होता है, कंठ होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ए और उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो क्या होता है, कंठ तालव्य है। ये क्वेश्चन क्या हुआ, 3 बार 3 एग्जामों में अलग अलग से पूछा गया है। मैं जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये यूपी ट्रिपल एससी, क्या यूपी ट्रिपल एससी, यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई, क्या यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस एग्जामों में क्या गए पूछे गए हैं। इसलिए आपके एग्जाम के लिए क्या रहेगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। आपको ये बताना है कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। पहला ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि पता होगा मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। मात्रा के आधार पे अगर भैया बात करेंगे हम स्वर के कितने भेद होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, एक क्या होता है, एक मात्रिक स्वर, क्या एक मात्रिक स्वर, फिर क्या होता है द्विमात्रिक स्वर, फिर क्या होता है आपका त्रिमात्रिक स्वर। क्या, त्रिमात्रिक स्वर। इसी को हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर। द्विमात्रिक को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या संधि स्वर, और इसको हम क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक। इस तरह से मात्रा के आधार पे अगर हम स्वर की भेद की बात करेंगे तो कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे। इसमें अगर बात करोगे तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये क्या होते हैं आपके मात्रा के आधार पर स्वर के क्या होते हैं, भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और फ्लुप्त ये किसके भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और फ्लुप्त। तो अभी हमने पिछली क्लासों में क्या दिया कि ये क्या होते हैं, स्वर के भेद होते हैं। क्या होते हैं, स्वर के भेद होते हैं। मात्रा के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या कहलाते हैं। जिनकी धुन क्या होती है, केवल मुख से निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो अगर उनकी हम बात करेंगे तो क्या कहलाते हैं आपके, पहला ऑप्शन क्या दिया है, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं, उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं, उन्हें अनुनासिक कहते हैं, उन्हें निरुनासिक कहते हैं। तो जिनकी
क्या हो, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें हम निरुनासिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम निरुनासिक कहते हैं। जिसमें क्या होता है, मुख प्लस नाक दोनों से निकले उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कंठ वर्ण है। आपको क्या बताना है कि दिए गए में से कौन सा ऑप्शन, मतलब कि आ ई ई एस, आ ई आ या सा, ये क्या इनका उच्चारण क्या होता है? कंठ होता है। बड़ा आ, हा और विसर्ग क्या होता है? कंठ होता है। री रा सा का कंठ होता है, लीला सा का होगा। जैसे कि पता होगा यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होगा? बी। हम अगर कंठ में बात करेंगे, कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो क्या आता है आपका? छोटा आ, बड़ा आ, बाकी का वर्ग, इसके अलावा विसर्ग, क्या विसर्ग, और हा, क्या हा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। इसको हम एक फार्मूला पे रखते हैं, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। कहने का मतलब क्या होता है? आ, छोटा आ, बड़ा आ का वर्ग और हा और विसर्जनीय का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं कि चा, छा, जा, झा, इया का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो चा, छा, झा, इया का उच्चारण स्थान क्या होता है? पहला क्या दिया गया? ओष्ठ होता है, दंत होता है, तालु होता है, क्या होता है? मूर्धा होता है। तो ये किस वर्ग का है? चा वर्ग का है। किस वर्ग का है? चा वर्ग का है। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका सूत्र क्या होता है? इच ऐसा नाम तालु। क्या याद करोगे? इच ऐसा नाम तालु। कि ई से क्या बनेगा? छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग का चा वर्ग और या और सा, या और सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। अगर तालु नहीं मिला है तो इसे क्या बोलोगे आप? तालव्य। तालव्य। तो कहने का मतलब तालु यहाँ क्या होगा? आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो अभी पिछली क्लास मतलब पिछली स्लाइड पे क्या बताया गया? इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। जैसे बात करेंगे दंती किसका होता है? दंती इस सा का होता है। मूर्धा किसका होता है? इस सा का होता है। इस पे तालु का क्या होता है? सा। ये तीनों के क्या है? उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? यहाँ पे इसका सही आंसर है। अभी आपको ये छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? किससे होता है? तालु से होता है। सब ये क्वेश्चन क्या हुए हैं? रिवाइज हुए हैं आपके। या का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो या का क्या होता है? अभी आपको बताया गया। या का क्या होता है? तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा दंत वर्ण है? क्या है? दंत वर्ण है। कहने का मतलब क्या होता है कि किसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत से होता है। तो खा की बात करोगे तो खा का कहाँ से होता है? कंठ का होता है। चा का कहाँ से होता है? तालु से होता है। फा का कहाँ से होता है? ओठ से होता है। इसलिए सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कहने मतलब दंती कौन सा है? आपका ला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन होते हैं, दंत होते हैं, ओष्ठ होते हैं, तालव्य होते हैं, कंठ होते हैं। सही आंसर आपका क्या होगा? ये क्या होते हैं आपके भैया? ओष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? ओष्ठ होते हैं। कलम में क्या? छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग, पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? कि दिए गए में से कौन सा अंतस्थ है? आपको बताना है कि ला अंतस्थ होता है, पा होता है, चा होता है, टा होता है। तो अंतस्थ व्यंजन की अगर हम बात करेंगे, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। ये क्या होते हैं? आपके अंतस्थ
व्यंजन होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका ला होगा, जिसमें से हम या और वा को हम क्या कहते हैं अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं अर्धस्वर कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं संघर्षहीन वर्ण। क्या कहते हैं संघर्षहीन वर्ण। अगर रा की बात करोगे तो रा का उच्चारण स्थान क्या होता है, रा को क्या कहा जाता है प्रकंपित कहा जाता है। क्या कहता है प्रकंपित। इसी का अन्य नाम क्या होता है लुंठित होता है। क्या होता है लुंठित होता है। अगर ला की बात करोगे तो ला को हम क्या कहते हैं, ला को हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं पार्श्विक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा अंतस्थ है, तभी आपको क्या बताया गया वह क्या होता है आपका अंतस्थ होता है। देखते हैं हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है सा हा या रा ला वा छा त्रेंग गया। और इसको अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होगा या रा ला वा, इन्हें हम क्या कहते हैं अंतस्थ। क्या कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसको क्या कहते हैं हम ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं ऊष्म व्यंजन। अगर हम बात करेंगे इसको क्या कहा जाता है संयुक्त। इसको हम क्या बोलते हैं संयुक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि संयुक्त व्यंजन ज्ञा किससे मिलकर बनता है। क्या जो संयुक्त व्यंजन ज्ञा है कि ज्ञा ये किससे मिलकर बना होता है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है का और सा से मिलकर बनता है, जा धन इया से मिलकर बनता है, ता धन रा से मिलकर बनता है, सा धन रा से मिलकर बनता है। आपको ये बताना है कि जो ज्ञा होता है ये ज्ञा किन वर्णों के योग से मिलता है। तो सही आंसर आपका क्या होगा ये जा धन इया से मिलकर क्या बनता है ज्ञा बनता है। यदि ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है तो आप जा धन इया धन आ दिया गया है, ये भी क्या होगा आपका सही होगा। इससे क्या बनता है आपका छा बनता है। ता धन रा से क्या बनता है त्रा बनता है। इससे क्या बनता है आपका स्रा बनता है। क्या बनता है स्रा बनता है। और कभी कभी इनका स्थान भी पूछ लेते हैं कि हिंदी में क्या छा वर्ण किस वर्ण के बाद आता है। तो का के बाद क्या आता है छा आता है और खा से पहले आता है। क्या होता है ये का के बाद आता है और छा खा के पहले आता है। ऐसे ज्ञा का पूछते हैं ज्ञा किसके बाद आता है, तो क्या बताओगे आप कि ये जा के बाद आता है और झा के पहले आता है। ऐसे अगर त्रा की बात करोगे त्रा क्या होता है ता के बाद आता है और रा के पहले आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण और अंतस्थ। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम बात करेंगे जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। अगर संयुक्त व्यंजन की हम बात करेंगे क्या संयुक्त व्यंजन, इन्हें हम विशिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम विशिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। तो इनकी परिभाषा ही क्या होती है कि ऐसे वर्ण क्या ऐसे वर्ण जिनमें दो क्या हो व्यंजन हो। क्या दो व्यंजन हो और एक स्वर हो। क्या दो व्यंजन हो और एक स्वर हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम जैसे हम बात करते हैं कि छा, इस छा की अगर बात करोगे तो ये का धन सा धन आ के योग से मिल के बनता है। तो अगर इस का की बात करोगे तो ये क्या व्यंजन है, ये भी क्या है आपका व्यंजन है और ये क्या है आपका स्वर है। इसलिए एक सही आंसर आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। कि आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण है। गा खा गा टा। तो आपको पता होगा कि जैसे हम बात करेंगे कि प्रत्येक वर्ग का
पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। क्या होता है? अल्प प्राण होता है। जैसे हम बात करेंगे, कोई वर्ग है आपका, मैंने क्या कर दिया, का, खा, गा, घा, इंगा। आप इसमें जानेंगे, इसमें जो पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होता है आपका? अल्प प्राण होते हैं। ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और दूसरा और चौथा ये क्या होता है? तो इसकी अगर हम बात करेंगे, ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। इस तरह से देखेंगे हम। सही यहाँ पे क्या होगा? ये का वर्ग का तीसरा है, इसलिए सही क्या हो जाएगा? गा क्या है आपका? अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? अशुद्ध है। आपको ये बताना है कि हिंदी में ज्ञा का उच्चारण स्थान परंपरा दृष्टि से क्या होता है? भिन्न होता है। ये बातें क्या है? सही है। फिर बात क्या करते हैं कि विसर्ग क्या है? कंठ तालब्ध है। ये भी बातें क्या है? सही है। छा क्या है आपका? ये संयुक्त व्यंजन है। ये भी बात क्या सही है। इसलिए यहाँ पे गलत क्या है कि दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण क्या होता है? एक साथ हो सकता है, जो कि ये बातें क्या है? गलत है। इसलिए यहाँ पे सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है आपका? सही आंसर होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महाप्राण है? तो अभी मैंने बताया क्या कि प्रत्येक वर्ग का क्या? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। तो आपको देखना है इसमें कौन कौन सा दूसरा और चौथा वर्ग का है। तो हम बात करेंगे का, खा, खा दूसरे का हो रहा है, चा, छा दूसरे का हो रहा है, टा, ठा दूसरे। इसलिए सही आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ये सभी क्या है? आपके महाप्राण हैं। क्या हैं? ये महाप्राण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? आपका महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका महाप्राण। मतलब प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम महाप्राण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण क्या है? अघोष है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण क्या है? अघोष है। जैसे आपको बताया गया होगा कि स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो। एक क्या होता है आपका? अघोष। दूसरा क्या होता है आपका? सघोष। क्या होता है? सघोष। तो पहला और दूसरा ये क्या होता है आपका? अघोष होता है। और तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है आपका? सघोष होता है। क्या होता है? सघोष होता है। इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होगा? चा। चा क्या होता है आपका? ये अघोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आपको क्या करना है? ये भी क्या रहेगा आपका? होमवर्क रहेगा, क्योंकि मैंने पिछली क्लासों में बताया है इसका एक्सप्लेनेशन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण है? तो कहने का मतलब क्या होगा? हमको चेक करना तीसरा वर्ण क्या होता है आपका? घोष होता है। क्या होता है? घोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्णलिपियाँ हैं? हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्णलिपियाँ हैं? अगर इसकी हम बात करेंगे तो कितनी वर्णलिपियाँ हैं? तो 52 हैं। कितनी हैं? 52 हैं। सही आंसर क्या होगा आपका? 52 है। हिंदी में अगर कुल वर्ण की बात करेंगे हम, कितने हैं? 52 हैं। 44 क्या होते हैं आपके? ये मूल वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? मूल वर्ण, जिसमें 11 क्या होते हैं? स्वर होता है। 33 क्या होता है? व्यंजन होता है। 33 की अगर बात करोगे ये क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। 48 ऑप्शन से कोई मतलब नहीं। जैसे कि हम बात करते हैं हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33।
दोनों को मिलाकर इन्हें हम क्या कहते हैं? मूल वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जा सके ना व्यंजन में की जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं? कि ऐसे वर्ण जो ना स्वर हो और ना व्यंजन हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? तो ऐसे वर्ण को क्या बोलोगे? आगत कहोगे, ऊष्म कहोगे, अंतस्थ कहोगे या अयोगवाह कहोगे? तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। उन्हें हम कहते क्या हैं? अयोगवाह। अन और आ को क्या कहा जाता है? अयोगवाह। अयोगवाह मतलब जो योग रहकर भी साथ ना रहे उन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। इन्हें स्वर और व्यंजन की मध्य की कड़ी कहा जाता है। इन्हें स्वर और व्यंजन के मध्य की क्या कहा जाता है? कड़ी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? अयोगवाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में अन और आह को क्या कहा जाता है? तो अन और आह को क्या बोलोगे आप? अयोगवाह। क्या बोलोगे आप? अयोगवाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जा सकता है? उन्हें आप क्या बोलते हो? उन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह मतलब जो ये अन और आ होता है इनका प्रयोग क्या होता है? हम करते हैं, इनका क्या होता है? कहीं समावेश नहीं किया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण के कितने भेद होते हैं? आपको क्या बताना है? वर्ण के कितने? 10 भेद होते हैं, 7 होते हैं, 2 होते हैं, 8 होते हैं। सही क्या है? वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक क्या होता है आपका? स्वर होता है, दूसरा क्या होता है आपका? व्यंजन होता है। अगर ध्वनि की भी बात करेंगे, ध्वनि के भी क्या होते हैं? 2 भेद होते हैं। क्या होते हैं? ध्वनि। अगर ऑप्शन थोड़ा चेंज कर दें कि ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं, तब भी क्या बताओगे? ध्वनि के 2 प्रकार होते हैं। एक क्या होती है? स्वर और दूसरी क्या होती है? व्यंजन। इस ध्वनि की बात करोगे तो ध्वनि क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और इसी का जब लिखित रूप हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की ध्वनियाँ नहीं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि की ध्वनियाँ नहीं हैं? ऑप्शन पहला क्या दिया गया? ग्रीवा, मूर्धा, कंठ, दंतोष्ठ। जैसे कि पता होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे बात करेंगे तो एक क्या है यहाँ पे? देवनागरी लिपि की ध्वनि वर्ण नहीं है, क्योंकि कंठ, दंत और दंतोष्ठ की बात करोगे ये सब क्या है? इसकी लिपियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें रा व्यंजन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए क्या? मात्र, बी मूर्धा, फिर क्रम और इसमें मातृभूमि। तो सही यहाँ क्या होगा ऑप्शन की दृष्टि से? मातृभूमि। क्या? मातृभूमि। क्योंकि इसमें बात करेंगे इसमें क्या है? री है। इसमें क्या है? इसमें क्या भैया? री है। और बाकी सभी में बात करोगे इसमें क्या है? रा है। इसमें भी क्या है? रा है। इस तरह से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि जब एक ही ध्वनि जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए तो वो क्या कहलाती है? जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए वो क्या कहलाती है? संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती है, युग्मक कहलाती है, संपृक्त कहलाती है या पारस्परिक ध्वनियाँ कहलाती है? तो क्या कहलाती है आपकी? युग्मक ध्वनियाँ। जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाएं, कहने का मतलब क्या? उन्हें क्या बोलोगे आप? उन्हें हम बोलते हैं द्वैत। जैसे बोलेंगे द्वैत ध्वनियाँ की अगर बात करोगे तो जैसे हम क्या लिखते हैं? कच्चा, पक्का, दिल्ली, ये सब क्या हैं? आपके द्वैत हैं। क्या हैं? द्वैत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से मूल समूह में हैं? आपको ये बताना है कि स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन आपको मैंने बताया है का से भा तक। क्या? का से भा तक क्या होता है? स्पर्श व्यंजन होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी
क्या होगा आपका स्पर्श होगा, ये क्या होगा आपका स्पर्श होगा, क्या होगा भैया स्पर्श होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि रा का विवरण है, ये क्वेश्चन क्या है, अच्छा है, रा का विवरण है। पहला ऑप्शन क्या, रा क्या है वर्ष है, ये भी बातें सही है। इसे लुंठित कहते हैं, ये भी बातें क्या है सही है। इसे सघोष भी कहा जाता है, अल्पप्राण भी व्यंजन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही होगा कि रा क्या होता है, इस रा को हम क्या कहते हैं, प्रकंपित वर्ण होता है, क्या होता है प्रकंपित वर्ण होता है, साथ में क्या होता है लुंठित सघोष अल्पप्राण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने पार्टों में बांटा गया है, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक क्या होता है सघोष, दूसरा क्या होता है आपका अघोष, क्या होता है अघोष। स्वर तंत्रियों या गूंज कंपन के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, क्या होते हैं 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन वर्ण कितने हैं, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन वर्ण कितने हैं। ऑप्शन क्या दिया गया आपको 4, 8, 6, 7। तो जैसे पता होगा 4 क्या होते हैं अंतस्थ होते हैं, 4 ऊष्म होते हैं, मिला के 8 क्या होगा आपका सही, इसलिए सही आंसर आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 8 क्या होते हैं आपके सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि काकल वर्ण निम्नलिखित में से काकल वर्ण कौन सा है, तो आपको पता होगा काकल वर्ण कौन से होते हैं, हा होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं अलजिह्वा वर्ण, क्या अलजिह्वा वर्ण, कि मतलब ऐसे वर्ण जिनको बोलते हैं स्वतंत्रिया एकदम फ्री हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम काकल वर्ण कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं काकल वर्ण कहते हैं। चलिए तो ये रहा वर्णमाला, तो आपका वर्णमाला क्या हुआ कंप्लीट हुआ। अगर इसको आप सही से देख लेंगे 1 से 2 बार, तो आने वाले कोई भी एग्ज़ाम इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। चलिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।